लोगों की धारणाएं जो है वो मिथ्यावादी है, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल रैशनलिज्म कहाँ है? शहर में जो है उसको छोड़ के आप गांव में जाके देखो क्या हो रहा है, और सच्चा भारत आप देखने की कोशिश करो कि आपकी जो आधुनिकतावाद जिसको आप कहते हो और जो प्रैक्टिस करते हो मॉडर्न एस्थेटिक्स की, उसको वो चैलेंज करती है। जो ट्राइबल है, दलित है, स्त्रियां है, तो मुझे लगता है कि उनको विजिबल करना। अलग मैंने नाम दिया है, मैं उसको अम्बेडकरियन एस्थेटिक प्रैक्टिसेस कहता हूँ। अच्छा, हाँ, जो अम्बेडकरियन सौंदर्य शास्त्र। तो हम चाहते हैं कि वो हमारी जो कला है वो इम्पैथेटिक हो, है ना, ज्यादा मानवीय हो। जो भारतीय संविधान जो है वो हमारा एक मॉडर्निटी का दस्तावेज है। वो पूरी एस्थेटिक्स जो है सर, वो पूरी डॉक्टर अम्बेडकर की जो थॉट है ना, फ्रेटर्निटी और काफी सारे उससे मिलती जुलती। आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज दो खास कलाकारों से ये बातचीत हो रही है। कलाकारों से इसलिए कह रहा हूं कि उनका जीवन कला को समर्पित है, लेकिन हम सबके लिए वे एक ऐसे चिर परिचित व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कला को बड़ी जिम्मेदारी से अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। हमारे साथ है पद्मश्री सुधारक ओल्वे, और दूसरे हमारे अतिथि हैं डॉक्टर यश दत्त अलोने, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के कला और सौंदर्य शास्त्र के एक ऐसे जाने माने प्रोफेसर हैं कि जिनके सौंदर्य शास्त्र पर उनके अपने दृष्टिकोण को और सौंदर्य शास्त्र का जो मानक दृष्टिकोण है उसको भी वे तुलनात्मक दृष्टि से बड़ा बेहतर विशद करते हैं। आज उन्हीं से ये बातचीत करेंगे और कला की हमारी जितनी समझ है उसी के हिसाब से हम सर से ये बातचीत करेंगे और इस बातचीत को आप तक पहुंचाने का ये प्रयास करेंगे। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत। सबसे पहली बात तो हम यहीं से शुरू करना चाह रहे हैं कि सुधारक उल्वे, जो कि एक फेमस फोटो जर्नलिस्ट है, लेकिन इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जो दिखता है उसे दिखाना नहीं चाहते, लेकिन जो दिखता नहीं है उसे दिखाना चाहते हैं। ये जो दिखता नहीं है, ये क्या चीज है और आपको क्यों लगा कि इसको दिखाना बड़ा जरूरी है? मुझे लगता है कि जो समाज जो मीडिया में आता नहीं है, पत्रकारों में नहीं है, कहीं टेलीविजन पे नहीं है, जो एक 70-80% जो समाज है, जो पिछड़ा वर्ग जो भारत का है, और जो इनविजिबल है, जो दिखता ही नहीं, किसी के लिए मायना नहीं रखता है, जो ट्राइबल है, दलित है, स्त्रियां है, तो मुझे लगता है कि उनको विजिबल करना एज अ फोटोग्राफर, मैं चाहता हूँ कि वो उनको उजागर करें, उनकी तस्वीरें दुनिया तक ले जाए और बताए कि एक ऐसा समाज रहता है जिसको एक देखने की प्रतीक्षा है उनकी कि कहीं से कुछ हो जाए। क्या ये जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसकी अपनी एक कहानी भी होती है? सब पूरी कहानियां होती है, क्योंकि जब हम क्योंकि हमने जो जितनी आपकी फ़ोटोग्राफ़ी देखी है, वो कुछ कुछ चीज़ें बोलती चली जाती है कि जो दिख रहा है जिन श्रृंगारों के साथ, उसके पीछे भी कुछ है और जो बहुत बड़ा है और वो लोगों ने नहीं देखा। जैसे जैसे कि हम क्या करते हैं कि जो हम देखते हैं, जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं। जैसे मेरी जो सीरीज़ है, जो सफाई कामगार है या फिर दलितों के जो अत्याचार होते हैं वो है, और वो तस्वीरें जो है वो कहीं दिखती नहीं हैं। तो एक वो अपनी कहानी लेके आते हैं कि आप भी हमारी तरफ देखो, जो जो आप लोग देख नहीं रहे हैं, है ना? तो उसको हम कोशिश करते हैं कि एक तस्वीर में उनको लेके समाज के सामने आ जाए। मतलब ये अपने प्रेक्षकों से, अपने दर्शकों से एक डायलॉग भी है और अपील भी है। पूछती है वो कि आपका ध्यान किधर है? वो सवाल करती है कि ये हम ऐसे क्यों हैं? हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे साथ जो जाति व्यवस्था का अन्याय होता है वो क्यों होता है? और हम अ अ, इस पूरे समाज से दूर कैसे हैं? तो वो पूछना चाहती है, वो न्याय माँगती है, वो हक माँगना चाहती है, वो समानता करना चाहती है। तो वो तस्वीरें दर्शाती है कि हम ना इस भारत के देश के नागरिक हैं और हमको भी अधिकार है। तो वो अधिकार की बात करती है सब। मतलब अपनी आवाज़ भी बुलंद करती जी, है। एक मैं यदि अलोने सर को इस बातचीत के साथ अगर जोड़ना चाहूँ तो सर, यदि आप सौंदर्य दृष्टि से इन तस्वीरों को, जिन तस्वीरों को ऑल्वे साहब उठाते हैं और वहाँ से उठाते हैं जहाँ दर्द है, जहाँ पीड़ाएँ हैं, जहाँ यातनाएँ हैं और जहाँ सवाल है, तो इसका सौंदर्य आप कैसे देखते हैं? सबसे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा
कि हमें इनके फोटोग्राफ्स है या बाकी लोग भी जो कलाकार हैं जी जो एक अलग ढंग से काम कर रहे हैं, अलग ढंग से अपनी कलाकृतियाँ बना रहे हैं, जी और उनको सबसे पहले तो हमारा परिप्रेक्ष्य ये होगा कि क्या जो आधुनिक कला भारत में हो रही है या पनप रही है, उनमें इनका क्या स्थान है, और अगर स्थान है तो ये किस किस दृष्टिकोण से या किस संवेदना के साथ वो किसी चीज़ को कंटेस्ट कर रही है, या किसी 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 चीज तुम्हारी जो मान्यताएं है वो मान्यताओं को कैसे वो एक चैलेंज कर रही है, कैसे उसको चुनौती दे रहा है, और इस मान्यताओं को और तुम्हारी जो धारणाएं हैं, तुम्हारे जो अवधारणाएं जो है, इस अवधारणाओं को चुनौती देना ये एक बहुत बड़ा संकल्प है। जी और इसके तहत आपको उसका सौंदर्य देखना पड़ेगा। यह कोई ऐसा नहीं कि आओ कि बहुत अच्छा है, गुड़ी गुड़ी है, हम आपको एंटरटेन करेंगे। देखिए, दो तरह के सौंदर्य शास्त्रीय प्रैक्टिस है। जी एक है जो स्पेकुलेटिव है, विच इज कॉल्ड एज स्पेकुलेटिव एस्थेटिक्स। जी दूसरा है जो ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ है, विच इज नॉन स्पेकुलेटिव, विच इज ग्राउंडेड इन रियलिटीज, which is completely different, and it is also part of the representative politics. So the politics of representation, ये जो है, ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आधुनिकता है भारत में, वो आधुनिकता मैंने जो अध्ययन किया है और मेरा जो आकलन है, मेरे आकलन के दृष्टिक्षेप में वो जो आधुनिकता है वो एक ब्राह्मणिक है। वो ब्राह्मणवादी परंपरा के तहत आप उस आधुनिकता को स्वीकार करते हुए, वो कोई सही में आधुनिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम ला अवंगार्द की बात करते हैं, जो कहता है कि आप अपनी मान्यताओं से बाहर आना पड़ेगा, आपको जो आज है, ये जो परंपरागत जो चल रहा है, उसको अस्वीकृत करना पड़ेगा। तो क्या हमारे समाज ने, भारतीय समाज में, वो अस्वीकृत जो है वो क्या की है? आज भी अगर हम न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं, और जो मैरिज का कॉलम होता है उसमें तो सारा कास्ट वाइज दिया होता है, क्या हम इसे इसके अलावा भी जब कॉस्मोपॉलिटियन और लिबरल ऐसा एक जो कॉलम आ जाता है, उसमें भी आता है कि हम तो कॉस्मोपॉलिटन है, बट SC/ST एक्सक्यूज। देखिए, ये विडंबना है ना। जी तो क्या इस विडंबना को आपने कभी उजागर किया है? नहीं किया है। आपने कभी क्या, क्योंकि जो आपका जो सौंदर्य मत है, वो सौंदर्य मत केवल और केवल स्पेकुलेटिव है। वो केवल आपको एक उत्तेजना प्रदान करती है, और आपको ये कहती है कि आप इस उत्तेजना में रहो, आप इस उधेड़ बुन में रहो, आप इसको जो एक क्या बोलते हैं उसको, जिसको आत्मा परमात्मा और वो जो धारणाएं हैं कि वो उसमें रहो आप। लेकिन ये जो कलाएं हैं, जो सुधारक ओडवे जी कर रहे हैं या बाकी लोग कर रहे हैं, बहुत सारे कलाकार जी हैं, तो उनमें वो बात नहीं है। दे आर ऑल प्रैक्टिसिंग एस्थेटिक्स ऑफ एंटी स्पेकुलेटिवनेस और एंटी मेटाफिजिकल। जी इसको- हम इसे जी इसको जो वास्तववादी है, जी जो परलोक में नहीं है, जो अभी है, यहाँ पे है, इस लोक में इस हाँ, लोक इस में लोक है, में जो हाँ। वेदना है, जो अमानवीय घटना है, जो अपमाननीय है, वो दिखा रहे हैं। हम परलोक की बात ही नहीं करते, हम बात यहाँ की करते, वास्तव की। और ये वास्तव ही तो मुझे समस्या लगता है, यहाँ है। अगर ये वास्तव को अगर आप सौंदर्य शास्त्र में नहीं लेंगे, तो फिर आपका जीवन क्या रहेगा? एक बात मैं इसी से जुड़ी हुई जानना चाह रहा था। लोगों का जब फोटोग्राफी की तरफ देखने का जो नजरिया है, उसमें ये जरूर कहती है कि ये तो टेक्निक है, लेकिन आप स्वयं इस कला को जी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये केवल दस्तावेजीकरण की कला है, या फिर ये केवल टेक्निक है? आप कैसा मानते हैं इसे? फोटोग्राफी जो है, अभी के समय में हर एक के हाथ में कैमरा है, और हर एक जन अपनी कहानी बताना चाहता है या बता रहा है। तो मुझे लगता है कि वो घर घर में है, और ऐसी कौन सी कला है जो घर घर में है? तो तो वो फोटोग्राफी है। तो अगर उसको आप हाँ, उसको आर्ट का दर्जा आया नहीं है, या लेकिन कहानी का तो दर्जा है ही ना।
तो अपनी कहानी बात को कहने में सक्षम है। सक्षम है, और वो भी ट्रुथफुली कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट करता है। ऐसे नहीं कि वो उसको वापस कहीं डामाडोल कर दिया है, जो है सच वही दिखाता है। तो कैमरा झूठ नहीं बोलता है, तो इससे और वास्तववादी क्या हो सकता है। हाँ, वो एक इवेंट बेस्ड तो नहीं है ना, कि एक इवेंट है उसका आपने फोटोग्राफ किया है, वो केवल इवेंट नहीं है, कि देयर इज अ लाइफ इन इट, कि उसमें एक जीवनी है। वो इवेंट से आपके बाहर है, वो जो आप वो मेटाफिजिकल नहीं है, ये खास बात है। ये सारा एंटी मेटाफिजिकल है, और इसलिए इनकी या बाकी लोगों की जितनी भी कलाकृतियां हैं जो इस तरह की बात करती है, जो एक एंटी ब्राह्मणिक नैरेटिव खड़ा करती है, और एक क्या हम इसे समांतर फोटोग्राफी कहें? इसको मैं समांतर फोटोग्राफी नहीं कहूँगा, इसको मैं एक अलग मैंने एक नाम दिया है, मैं उसको अम्बेडकरियन एस्थेटिक प्रैक्टिसेस कहता हूँ। अच्छा। हाँ, जो अम्बेडकरियन सौंदर्य शास्त्र है, जो अम्बेडकरियन सौंदर्य शास्त्र की धारणा है, मैं उससे उसको जोड़ता हूँ। क्यों? और उसका डिफिनेशन मैं ये कहता हूँ कि अम्बेडकरियन एस्थेटिक्स इज अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम प्रेजुडिसेस, इनहिबिशंस and meta-narratives of Brahmanic modernity. Its historical trajectory is to subvert the narrative of the given and proposes to get into process of dismantling many inhibitions that have been nurtured over a period of time. Historical past, both ancient and modern, are constant reminders of ideas of contradictions that have been part of lives, including the life of works of art. For many, it is a constant engagement to kill protected ignorance. और वो ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है हर समय, जो मानवता, जब मानवता की हम बात करते हैं, है ना, कांस्टेंट की जो मानवता, पहले मानव धर्म जो है उसकी पहली बात करता है कि इंसान को कैसा इंसान होना चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है ना, हक की बात करता है। तो मुझे लगता है कि वो पूरी एस्थेटिक्स जो है सर, वो पूरी डॉक्टर अंबेडकर की जो थॉट है, यू नो, फ्रेटर्निटी और काफी सारे उससे मिलती जुलती पूरी तरह कि और जो सहजीवन की बात है। हाँ, और इसमें मैं किसी विशेष समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अम्बेडकरियन हो सकता है इस समाज में, चाहे वो इस समाज से आओ चाहे उस समाज से आओ, जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इन तत्वों के साथ है, मनुष्य के साथ है जी, जो भारतीय संविधान में विश्वास रखता है जी, और वो चाहता है कि जो भारतीय संविधान जो है वो हमारा एक मॉडर्निटी का दस्तावेज है, मॉडर्निटी का दस्तावेज है वो जी, और उसके तहत हम हमारी जिंदगी बसर करते हैं, और उसके तहत हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो ये जो परिवर्तनवादी सौंदर्य शास्त्र जो है, ये इसके जड़ में है, इसमें वो बसी हुई है, और इसीलिए हमें ये देखना है कि इस तरीके की जो विचारधारा है, इस विचारधारा को लेके ऐसे कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। क्या ये जो परिवर्तनवादी सौंदर्य शास्त्र है, क्या ये कुरूपता को भी परिभाषित करता है? बिल्कुल करता है। वो कैसे परिभाषित? वो कुरूपता जो है, आप कुरूपता को कैसे देखते हो उस पर ज्यादा निर्भर करता है। क्या कुरूपता जो है, वो कुरूपता आप केवल वो शूर्पणखा के इसमें देखते हो, या कुरूपता जो है वो आपके दृष्टिकोण में देखते हो और आपके मान्यताओं में देखते हो। अगर आपकी मान्यता ही आपको वो कुरूपता के बारे में बताती है, या आपको उसमें विश्वास करने को बाध्य करती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कुरूपता है, वो कुरूपता केवल और केवल इट इज सो मच इन, आई मीन देयर इज अ इनग्रेन हेट, एंगर एंड वायलेंस, और एम्पैथी नाम की चीज ही नहीं है। एम्पैथी नाम की चीज ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो हमारी जो कला है वो एम्पैथेटिक हो, है ना, ज्यादा मानवीय हो। तो मुझे लगता है तो कि हम यदि इस बात को अगर समराइज करना चाहे तो क्या ये कह सकते हैं कि हम एक जो मॉडर्न इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कल्चर है, क्या इस कल्चर की ओर जाने का ये प्रयास है? बिल्कुल है, क्यों नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस है विच आर चैलेंजिंग दिस मेटा नैरेटिव ऑफ मॉडर्निटी, कि आपकी जो आधुनिकतावाद जिसको आप कहते हो और जो प्रैक्टिस करते हो मॉडर्न एस्थेटिक्स की, उसको वो चैलेंज करती है।
केवल आप विलासवादी जो है या केवल विलासीनता के तहत आप काम कर रहे हो, इसको कोई मतलब नहीं है आज के इसमें। जब तक कि आप एक सामाजिक राजकीय परिप्रेक्ष्य में अपने कला को नहीं चित्रित करोगे, तब तक के उस कला को भी कोई मान्यता नहीं देता। वो लोगों तक होनी चाहिए ना, सामाजिक न्याय और बंधुता। वो जो एक उसमें एक, देखिए अब मैं उदाहरण के तौर बताता हूँ कि जैसे रंजीता सिंह है, वो पहली महिला कलाकार है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के ऊपर काम किया है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट। दूसरा मैं बताता हूँ कि विक्रांत भिसे जो मुंबई में है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को लेके और जो एक बाबा साहब ने जो फार्मर का प्रोटेस्ट किया था कॉलोनियल इंडिया में, जो पहला प्रोटेस्ट था पूरे मॉडर्न इंडिया में, उसके बाद उनका जो एक स्मॉल होल्डिंग्स के संबंध में सारे के सारे संबंध में, उसके बाद में फिर उनका जो योगदान रहा लेबर लॉज में, तो उसको लेके उन्होंने चित्र बनाए हैं और वो जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको बैकग्राउंड में रखा है। तो ये नई सोच है। इस नए सोच के तहत उन्होंने उसको वो एक, उसमें जो सौंदर्यता है वो अलग है, वो आपकी परे वाली सौंदर्यता नहीं है, उसमें कोई स्पेकुलेटिव मेटाफिजिक्स नहीं है, उसमें आपको एक जो दर्शन है जीवन का, वो दर्शन जो है वो अलग ढंग से प्रस्तुत करता है। वो क्या इस वास्तववाद के साथ उस अतिवास्तव को जोड़ा जा सकता है? जो अम्बेडकरियन सौंदर्य चेतना है जी, वो अतिवास्तववादी की चेतना नहीं है, वो वास्तववादी की चेतना है। इसलिए मैं ये, देखिए मेरा ये मानना है कि भारत में, आधुनिक भारत के 3 सबसे बड़े अचीवमेंट्स हैं कि जो हमने क्या पाया है अभी तक के भारत देश ने। तो सबसे पहले ये है कि वी आर अ फैंटास्टिक लेबर सप्लाई कंट्री, कि जो लेबर है, हम भारत का लेबर जो है वो हर जगह जाता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर, इसरो साइंटिस्ट हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, चाहे वो खेतों में काम करने वाला हो। तो हम नंबर 1 है इसमें, लेबर सप्लाई कंट्री। दूसरा जो हमारा अचीवमेंट है वो है मिथ्यावादी संस्कृति का, कि हम मिथ्यावादी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है मिथ्यावादी संस्कृति है, लोगों की धारणाएं जो है वो मिथ्यावादी है। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल रैशनलिज्म कहाँ है फिर? इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल रैशनलिज्म नहीं बढ़ सकता। और तीसरा जो अचीवमेंट है और जो मिथ्यावादी संस्कृति वगैरह, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजाओ थाली बजाओ, तो पढ़े लिखे लोग ताली बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टेड इग्नोरेंस, कि जो रक्षित अज्ञान है, वो केवल ये सारे उदाहरण जो है ये रक्षित अज्ञान के उदाहरण है। मतलब ये जो सौंदर्य शास्त्र है और ये जो कला है वो एंटी प्रोटेक्टेड इग्नोरेंस है। उस स्पिरिट को, जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने वाली बात करता है, इसके साथ ये खड़ा होता है। बिल्कुल। और तीसरा जो हमारा अचीवमेंट है वो है विडंबनावादी संस्कृति। देखो हिंदी में विडंबना नहीं, विडंबना उसका ट्रांसलेशन नहीं होता। मुझे बहुत कष्ट हुआ जब मैं विडंबना को ट्रांसलेट कैसे करूं अंग्रेजी में, तो मैंने सिंपल उसका ट्रांसलेशन किया, कल्चर ऑफ डिफेमेशन। किसी को लिंच करो, किसी को कुछ भी कह दो, गाली दो, ये सारा का सारा जो है ये विडंबनावादी संस्कृति है। क्या इस विडंबनावादी संस्कृति में आप जी रहे हो। और ये जो कलाकार है जो इस चेतना के साथ काम कर रहे हैं, वो इन चीजों को वो चैलेंज करते हैं अपने कलाकृति के माध्यम से। देखो लोगों में कितना परिवर्तन आता है वो बात अलग है, लेकिन एक तो ये है ना कि भाई एक ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। एक वास्तववादी जीवन शैली का जो वो वास्तववादी जो आपकी जो संकल्पना है वास्तववादी की, देखो क्या है ना कि फिगरेटिव यानी वास्तववादी, ऐसा नहीं है। नॉन फिगरेटिव भी वास्तववादी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, और करके दिखाया है, ऐसा भी नहीं दिखाया है। फोटोग्राफी की जब बात आती है तो वो हमेशा वास्तववादी रहेगा, लेकिन उस वास्तववाद में आपका एक जो सोशल है, वो सोशल कैसे एक मैसेज कैरी करता है,
वो प्रदर्शित क्या करता है और क्या उसमें जो अनुभूति है, वो अनुभूति आपको जो होती है, देखिए एक दो उदाहरण बताता हूँ जी। कि सुधारक जी का एग्जीबिशन लगा था दिल्ली में। उस वक्त की जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, वो आए, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा है ऐसा होता है। ये उनकी इमीडिएट रिएक्शन थी। सेम एग्जीबिशन जब रतन टाटा जी ने देखा तो बहुत विचलित हुए और उन्होंने टाटा ट्रस्ट की तरफ से जो स्कैवेंजर्स जो है मुंबई के स्कैवेंजरी में जो काम कर रहे थे, जो सफाई कर्मचारी थे, उनके लिए मिशन गरिमा करके मिशन गरिमा करके उन्होंने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया और मेरे ख्याल से कुछ कितने करोड़ दिया था उस वक्त, 3 करोड़ ही 3 करोड़ ही हैड सैंक्शन फ्रॉम द टाटा ट्रस्ट। तो ऐसा नहीं है, काम होता है। काम देखो क्या है कि मतलब ये केवल वेदना को नहीं, केवल वेदना को नहीं बताता है, वो आपको कुछ करने का भी प्रेरणा देता है। देखिए क्या है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्यों सोचूं दूसरे को देने की, लेकिन मेरे पास अगर पैसे हैं और मेरे में वो चेतना आई तो मैं पैसे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। लोगों के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन क्या वो दूसरे को देते हैं क्या? देखिए क्या है कि एक इंडस्ट्रियल हाउस और एक बिजनेस हाउस, दोनों में अंतर होता है और ये अंतर हमें समझना पड़ेगा। और ये अंतर समझने के लिए भी आपको बाबा साहब का अध्ययन करना पड़ेगा और इसके अलावा भी जो सेनगुप्ता कमेटी रिपोर्ट है और ये कास्ट कैपिटल के ऊपर, उसके बाद में और एक वो जो हमारे ये है जर्नलिस्ट है इकोनॉमिक टाइम्स के, मैं हमेशा नाम उनका भूल जाता हूँ, उन्होंने भी किताब लिखी है। ये आपको समझनी पड़ेगी, ये पढ़ना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा लोगों को। और मजेदार बात यह है कि इसी नजरिया को लेके कुछ लोग जो है वो एक ग्राफिक जो कंप्यूटर मीडियम है उसका इस्तेमाल करके पेंटिंग्स बना रहे हैं उसके ऊपर। क्या आपको लगता है कि ये उस संवेदना के साथ आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि जो आज के दौर में देखिए एक सिंपल ये है कि जब मैंने कोची में एग्जीबिशन किया था, डिसमेंटलिंग एस्थेटिक्स ऑफ इनहिबिशंस रिप्रेजेंटिंग डिफरेंस, वो सारा का सारा जो एक बाबा साहब का फिलोसॉफी है वह उसको नरेट कर रहा था मैं कि ये जो आइडिया है, ये आइडिया कैसी है। तो लोगों ने यही कहा कि एक कमर्शियल आर्ट गैलरी में भी एकेडमिक क्यूरेशन हो सकता है और ये एक अलग तरीके का एग्जीबिशन है। हर किसी ने कहा ये अलग तरीके का एग्जीबिशन है। उसको देख के सारे लोग जो है वो दंग रह गए थे और बहुत सारी चीजें हुई उसके बाद। लेकिन सवाल ये है ना कि आप कैसे करते हो, आप लोगों को कैसे समझाते हो। आप चुनौतियां क्या देखते हैं इसमें? उसमें सब कुछ चुनौती है। मेरा तो ये मानना है कि भाई वेदर यू आर पार्ट ऑफ प्रोटेक्टेड इग्नोरेंस और यू आर पार्ट ऑफ एंटी प्रोटेक्टेड इग्नोरेंस, सिंपल है। क्या तुम वेदवादी हो या अवेदवादी हो? एक जो भारतीय दर्शन में जो धारणा है वो दो ही परंपरा है। एक दर्शन परंपरा है जो वैदिक दर्शन परंपरा है और एक दर्शन परंपरा है जो श्रमण संस्कृति की परंपरा है, जिसमें बुद्धिज्म जैनिज्म आते हैं। तो आप किस फिलोसॉफी को आप दर्शाते हैं? जी, मैं थोड़ा ओल्वे साहब को जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसे कि जब हम अलोरे सर से बात कर रहे हैं तो अलोरे सर फोटोग्राफी में सौंदर्य शास्त्र को ढूंढकर उससे बड़ा बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषित कर हमारे पास पहुंचाते हैं। मैं यदि ओल्वे साहब से ये जानना चाहूँ कि फोटोग्राफी में कलात्मकता क्या होती है, तो आप उसको कैसा विशद करते हैं? फोटोग्राफी में कला ही है। हम तो जानते हैं कि आप बिना पढ़े आप तस्वीर अगर आप देख लेते हैं तो तस्वीर आपके साथ जा सकती है। आपको पढ़ने की कोई भाषा भी नहीं है। हम ये समझना चाह रहे थे कि उसका जो आर्टिस्टिक वैल्यू होता है उसको समझना चाह रहे हैं। जैसे सर उसका सौंदर्य शास्त्र ढूंढते हैं, आप उसमें कलात्मकता कैसे ढूंढते हैं? क्योंकि तो वो भी सर का ही सवाल है, मेरा नहीं है। वो भी सवाल मुझे लगता है सर नहीं सुनना देखिए चाहिए। क्या है, हर कलाकार जो है ना, हर कलाकार एक कला की एक अपनी भाषा होती है जी, जिसको हम फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। चाहे वो फोटोग्राफी की हो, चाहे वो पेंटिंग की हो, चाहे वो इंस्टॉलेशन की भाषा हो, अनेक भाषाएं हैं, कला की अनेक भाषाएं हैं।
अनेक मीडियम है उसके, और हर मीडियम का अपना एक टेक्निकल पहलू है जी लेकिन उस मीडियम के द्वारा उस मीडियम की जो रचना है, उस रचना को आप कैसे दिखाते हो, उसका उपयोग कैसे करते हो, उसमें इस वो पर कला ये है, निर्भर करेगा। वो उस पर निर्भर करता है। तभी वो कलाकृति है या केवल ऐसा ही फोटो है, जी वो डिस्टिंग्विश करता है इसको। जी इवन उसको हम कैमरा एज अ वेपन यूज करते हैं, जी जी जिस जी कला से भी आगे की वो एक ये है कि ये जो परिवर्तन लाने के लिए जी। उसका साधन का उपयोग करते हैं। चलिए इस बातचीत को हम पूरा भी करना चाह रहे हैं, तो उलवे साहब एक आपसे अंतिम टिप्पणी भी चाहूँगा कि आपका जो कलात्मक दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को इस वक़्त लेकर जो इस पीढ़ी के फ़ोटोग्राफ़र्स, इस पीढ़ी के कलाकार जो आगे बढ़ रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि उन्होंने किस विज़न के साथ इस बात को स्वीकारना चाहिए? विजन तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं उनको ये कहूँगा कि अ, शहर में जो है उसको छोड़ के आप गांव में जाके देखो क्या हो रहा है, और सच्चा भारत आप देखने की कोशिश करो कि वहाँ क्या हो रहा है। जी। सर इस बातचीत को हम पूरा करना चाह रहे हैं और आप ही के साथ इस बातचीत को पूरा करेंगे। हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे कला के लिए ये कहा जाता है कि ये कलाकार के उसके अपने हृदय का जो भाव है, उसका ये अभिव्यक्तिकरण है। आपको क्या लगता है कि क्या ये केवल इतना सा होता है या इसके अलावे भी कुछ होता है? क्योंकि अभी आपने जिस अम्बेडकराइट सौंदर्य शास्त्र की जो बात कही, तो इस परिप्रेक्ष्य में इस बात को हम पूरा भी करना चाहेंगे। अभिव्यक्ति जो है वो केवल विलासात्मक नहीं रहती। अभिव्यक्ति जो है वो एक उसका उसका जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन किसी और दृष्टि के साथ और किसी और पर्पस के साथ भी हो सकता है। और ये जो पर्पस है, ये जो उसकी जो भी धारणा है, वो धारणा ये है कि भाई आप कॉस्मेटिक ब्राह्मणिक मॉडर्निटी जो है भारत में, क्या उस कॉस्मेटिक ब्राह्मणिक मॉडर्निटी को चैलेंज करते हो कि नहीं? चाहे वो फोटोग्राफी के माध्यम से हो, चाहे इंस्टॉलेशन के माध्यम से हो, चाहे डिजिटल मीडिया के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, आप करते हो कि नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसके अलावा ग्लोबल लेवल पे आप क्या करते हो? क्योंकि देखो, ग्लोबल आर्ट की जब बात करते हैं तो मैं उसको हमेशा ये देखता हूँ कि इट इज ऑल अबाउट मटेरियलिटी ऑफ मटेरियल। वो केवल मटेरियलिटी ऑफ मटेरियल है। मुझे पता नहीं इसको मैं कैसे अनुवादित करूँ हिंदी में, और मराठी में भी कैसे अनुवादित करूँ, उसका अनुवाद कैसे करूँ, ये मुझे नहीं जानता। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ बड़े बड़े आर्ट फोरम्स में, सेमिनार्स में, और लेक्चर देके समझाता भी हूँ। लेकिन सवाल ये है ना कि आपको देखो, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को चैलेंज करना पड़ेगा। तो वो चैलेंज आप जब तक कि खड़ा नहीं करोगे, लोग भी आपको स्वीकारेंगे नहीं। जी। जब तक आप लोगों के सामने चैलेंज खड़ा नहीं करोगे, लोग आपको नहीं स्वीकारेंगे। एक बात कला के क्षेत्र में कही जाती है कि कला कला के लिए, लेकिन इस कलाकार के लिए एक बात कही जाती है कि ये इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हम इस वक़्त जिस 2 महान कलाकारों से जब बातचीत कर रहे हैं और उनके अनुभवों को आपके साथ जब पहुँचा रहे हैं, तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि कलाकार इसी दुनिया का हिस्सा है। कलाकार इसी समाज व्यवस्था का हिस्सा है, इसी राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था का वो हिस्सा है, और वो जो अपने आस-पास जो देख रहा है, वो उसे ही अपनी कला में फिर से व्यक्त कर रहा है। और ये कला के लिए कला या फिर उद्देश्यपरक कला। जिसके पास में कला है, वो किसी उद्देश्य के साथ, ये उद्देश्य है वो मानवीयता का और मानवीय मूल्यों की रक्षा का ही नहीं, उसकी प्रस्थापना का भी। और इस मूल्यों के साथ, इस समझ के साथ ये कलाकार इस वक़्त में एक नए कला के विश्व में हम सबको लेकर जाते हैं। हम यहाँ पर इस बातचीत को पूरा करना चाहेंगे, लेकिन जब कभी वक़्त मिलेगा तो इन दोनों कलाकारों से एक लंबी बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे। सर, आप हमारे साथ आएँ। धन्यवाद। मैं करेक्ट करना चाहता और हूँ। आप भी मैं हमारे मैं साथ आने के लिए जी सर, बिल्कुल करेक्ट एक करें। करेक्ट करना चाहता हूँ। आई जी। एम नॉट अ कलाकार। मैं आई एम ट्रेन एज अ पेंटर, या बट आई डोंट पेंट। और मैं अपने आप को कलाकार नहीं समझता। जी, मैं एक कला इतिहासकार हूँ, मैं एक क्रिटिक हूँ। जी। और
एक कला इतिहास और जो दर्शन है, भाष्यकार। दर्शन जो है और भाष्यकार हूँ, तो दर्शन में हमेशा काम रुचि रखकर करता हूँ और उसी उसी के तहत कला को देखता हूँ। जी। और मेरे लिए सबसे बड़े जो स्रोत है, सबसे बड़े जो इंस्पिरेशन है, वो है डॉक्टर अम्बेडकर। ही इज द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल इंडिया एवर हैज प्रोड्यूस्ड इन 20th सेंचुरी। जी। चलिए, हमारी बात को सर ने करेक्ट कर दिया। और ये जो सौंदर्य शास्त्र का जो दर्शन उनके पास है और उसका जो क्रिटिक्स है, इस क्रिटिक्स का आना बड़ा जरूरी है और उस क्रिटिक्स के साथ वे आगे बढ़े हैं। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।